हेलो एवरीवन। नमस्कार। इससे पिछले लेक्चर में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में हमने इल्तुतमिश से आगे की कहानी पढ़नी है। देखिए, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और रजिया के सुल्तान बनने से पहले इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 6 महीने 18 दिन का ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइमलाइन को आज हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो सुल्तान बनता है वो बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। देखिए, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, बोला जाता है कि ये एक अयोग्य शासक था। अयोग्य इन द सेंस कि एक विलासी शासक था। तो ये जब विलासी शासक था तो होता क्या है, देखिए, इसको विलास प्रेमी जीव भी कहा जाता है। ये एग्जाम में, ठीक है, फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि विलास प्रेमी जीव किसको कहा जाता था। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को विलास प्रेम जीव कहा जाता था। और ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था? ये इल्तुतमिश का बेटा था। ठीक है, इसको यहाँ पे को देखिए, इसमें सबसे पहले आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद ये बनता है कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, अब देखिए, हालांकि ये एक विलास प्रेमी, ठीक है, जीव था, बोलने का मतलब कि ये एक अयोग्य शासक था, बट जितना बोला जाता है कि ये अयोग्य शासक था उतना अयोग्य ये नहीं होगा। क्योंकि हुआ क्या, इल्तुतमिश ने इसको, ठीक है, लाहौर सौंपा था। लाहौर सौंपने का मतलब आप लोग समझते हैं। लाहौर उस वक्त क्या थी? उस वक्त एक इम्पोर्टेंट इक्ता हुआ करता था। ये इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, इधर पे को देखिए, ये है लाहौर। एक मिनट, इधर देखिए, लाहौर जो इक्ता हुआ करती थी, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ करती थी क्योंकि पश्चिम से जो भी, ठीक है, अटैक वगैरह होते थे, उनको कहाँ से होके गुजरना पड़ता था? लाहौर से होके गुजरना पड़ता था। तो लाहौर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट जगह हुआ करती थी। तो जब लाहौर, अगर, ठीक है, रुकनुद्दीन को सौंपा गया था, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सोच समझ के ही इल्तुतमिश ने लाहौर रुकनुद्दीन को सौंपा होगा। तो जितना अयोग्य इसको बताया जाता है उतना अयोग्य नहीं होगा। हाँ, ये विलास में जरूर डूबे रहता होगा। तो इतिहास में इसको क्या बोला गया? ठीक है, विलास प्रेमी जीव इसको नाम दिया गया है। देखिए, अब होता क्या है कि जब इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, तो जैसा कि मैंने बताया ये एक अयोग्य शासक था। तो इसने क्या किया कि जो शासन था अपनी माँ शाह तुर्कान को दे दिया। अब जो शासन कर रही थी वो कौन कर रही थी? शाह तुर्कान। बोलने का मतलब क्या था कि एज अ सुल्तान कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, बट अंदर ही अंदर जो शासन चलाया करती थी वो उसकी माँ चलाया करती थी। अब ये जो रुकनुद्दीन की माँ थी शाह तुर्कन, ठीक है, ये, देखो, ये अंदर ही अंदर क्या करने लगी? षड्यंत्र करने लगी। इसने क्या किया कि जो इल्तुतमिश का छोटा बेटा था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन। ठीक है, इसने कुतुबुद्दीन को क्या किया? अंधा करवा दिया, और अंधा करके उसको मरवा दिया। बोलने का मतलब, ये पता नहीं क्या करते थे यार, ये उस टाइम पे किसी को भी अंधा करवा देते थे, किसी की भी आंखें निकलवा देते थे। मीन्स की ह्यूमैनिटी उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी। ये अपना शासन चलाने के लिए, ठीक है, कठोर से कठोर जो अपना नेचर होता है, कठोर से कठोर बना लिया करते थे। इनके लिए आम बात थी किसी की आंखें निकाल देना, किसी के हाथ काट देना, किसी के पैर काट देना। तो इल्तुतमिश का जो छोटा बेटा था कुतुबुद्दीन, देखिए, कुतुबुद्दीन यहाँ पे को इस तरीके से समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यहाँ पे को आता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का एक जो छोटा बेटा था उसका नाम भी क्या था? कुतुबुद्दीन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इस कुतुबुद्दीन में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसने क्या किया?
तो टाइमलाइन कुछ इस तरीके से चल रही है। इल्तुतमिश मरता है, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या बनता है, 1236 में गद्दी पर बैठता है। ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है। तो इसको क्या सौंपा गया था, लाहौर सौंपा गया था। अब जब इसको लाहौर सौंपा गया था तो गद्दी में बैठने के बाद ये क्या करता है, जो शासन है वो अपनी माँ के हाथों में दे देता है। इसकी माँ कौन थी, शाह तुर्कन, शाह तुर्कान, ठीक है। अब ये जो शाह तुर्कान थी वो क्या करने लगी, अंदर ही अंदर षड्यंत्र करने लगी, और उसी षड्यंत्र के चलते इसने क्या किया, इल्तुतमिश का जो छोटा बेटा था कुतुबुद्दीन, उसको अंधा करके क्या किया, मरवा दिया। अब देखिए जब ये उसके पुत्र को मरवा देती है तो उसके बाद क्या होते हैं, विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग जगह पे को अलग अलग लोग क्या करते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। तो कौन कौन से विद्रोह थे, यहाँ पे को देखिए। अवध में जो विद्रोह हुआ था वो किसका विद्रोह हुआ था, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह का विद्रोह हुआ था। बदायूं में जो विद्रोह हुआ था वो इजाउद्दीन मोहम्मद सलारी का विद्रोह हुआ था। और मुल्तान में जो विद्रोह हुआ था, इजाउद्दीन कबीर खां अयाजी का विद्रोह हुआ था। अब ये विद्रोह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग ठीक है यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी अदर स्टेट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो देखिए इतना सब कुछ ये नहीं पूछता। हाँ अगर हिस्ट्री से आप लोग नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तब ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। और ये विद्रोह कहाँ कहाँ हुए थे उस चीज को देखिए। देखिए अवध जो है, अवध ये वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या है, अवध का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे को किसका विद्रोह हो जाता है, गयासुद्दीन का विद्रोह हो जाता है। किसका, गयासुद्दीन। अब ये कहाँ को गया ये मुझको भी नहीं पता, बट ये है क्या, गयासुद्दीन, ठीक है। यहाँ पे को अवध में इसका विद्रोह हो जाता है। मुल्तान इधर पीछे, मुल्तान ये वाला हिस्सा था, इतना हिस्सा था किसका, मुल्तान का। ये हिस्सा किसका है, मुल्तान का। मुल्तान में किसका विद्रोह हो जाता है, मुल्तान में इजाउद्दीन कबीर खां अयाजी का विद्रोह हो जाता है। यहाँ कौन विद्रोह करता है, इजाउद्दीन, इजाउद्दीन। तो देखिए अवध में किसने विद्रोह कर दिया, गयासुद्दीन ने। मुल्तान में किसने विद्रोह कर दिया, इजाउद्दीन ने। और यहीं यूपी में क्या है, बदायूं, बदायूं में किसने विद्रोह कर दिया, इजाउद्दीन मोहम्मद सलारी ने विद्रोह कर दिया। तो अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, विद्रोह होते हैं। इनके अलावा और भी लोग विद्रोह करते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो विद्रोह है, अब होता क्या है कि रुकनुद्दीन इन विद्रोहों को दबाने के लिए जाता है। जब वो इन विद्रोहों को ठीक है समाप्त करने के लिए इधर की तरफ बढ़ता है, तो इधर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ वाले हिस्से में भी क्या होता है, विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं। बोलने का मतलब जब रुकनुद्दीन शासक बनता है और शासन जो है अंदर ही अंदर कौन चला रही है, उसकी माँ चला रही है, और उसकी माँ क्या कर रही है, अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रही है। तो जैसे कुतुबुद्दीन के छोटे बेटे को मरवा दिया, बहुत सी जो दूसरी दासियां हुआ करती थी, ठीक है। जैसे उस टाइम पे क्या होता था, जैसे जो शासक होता था वो, ये जो शासक है इसकी बहुत सारी क्या होती थी, दासियां हुआ करती थी। एक आध एक क्या होगी, इसकी पत्नियां होंगी। बोलने का मतलब जो इसको प्रिय होंगी, तो उनके लिए इसने क्या किए होंगे, महल बनवाए होंगे, उनके लिए अच्छी व्यवस्था होगी। बाकी जो दासियां हुआ करती थी उनके लिए क्या होते थे, हरम होते थे। उनके लिए क्या होते थे, हरम होते थे। अब ये जो हरम होते थे ये क्या होते थे, एक टाइप के हॉस्टल्स होते थे, ठीक है। आधुनिक जो आज के जमाने में हॉस्टल जिनको बोला जाता है, ये एक तरीके के हॉस्टल हुआ करते हैं जहाँ पे कोई दासियां रहा करती थी। अब वो जो शासक होगा, देखो जो उसकी रानी होगी वो तो महलों में रहेगी, जो दासियां होंगी वो कहाँ पे को रहेंगी, हरम में रहेंगी। किसी के हरम में 100 दासियां हुआ करती थी, किसी के हरम में 500 दासियां हुआ करती थी। बोलने का मतलब, और देखो बहुत सारी ऐसी दासियां हुआ करती थी जिनसे इनको पुत्र हुआ करते थे, बोलने पुत्र पुत्रियां हुआ करती थी। बोलने का मतलब कि इनको खुद भी ये पता नहीं रहता था कई बार कि ठीक है किस दासी से मेरा कौन सा पुत्र है, या फिर किस दासी से मेरी कौन सी पुत्री है। अब जो कुछ एक आते हैं इनको ठीक है जिनके ये सबसे क्लोज होंगे, जो इनको सबसे प्यारी होती होंगी,
उनके पुत्र पुत्रियों को ये याद रखते होंगे, बाकी न जाने कितनी ऐसी दासियां होती होंगी जिनसे उत्पन्न पुत्र पुत्रियों को शासक याद भी नहीं रखते होंगे। और आगे कौन आता होगा जिसमें योग्यता होती होगी, वो आगे आता होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो गयासुद्दीन सॉरी शाह तुर्कान थी, कौन, ठीक है, रुकनुद्दीन की माँ। ये जो शाह तुर्कान थी ये भी एक दासी हुआ करती थी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिलीट कर ले तो कहानी ज्यादा आए को समझ में आएगी। तब ऐसे में होता क्या है, जब ये क्या करता है, रुकनुद्दीन क्या होता है, इन विद्रोह को दबाने में व्यस्त होता है। बोलने का मतलब इन विद्रोह को दबाने के लिए इधर उधर जाता है। तो दिल्ली, ये जो दिल्ली सल्तनत है यहाँ पे को, ठीक है, दिल्ली में होता क्या है, देखिए दिल्ली में जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, रजिया सुल्तान क्या करती है, लाल वस्त्र धारण करती है और जनता के सामने जाती है और न्याय की अपील करती है। ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे जब ये जनता के पास गई लाल वस्त्र पहन के, उस टाइम पे जो जनता थी वो नमाज पढ़ने के लिए कहीं पे को इकट्ठा हुई थी। ठीक है, तो जहाँ पे को ये जनता इकट्ठा हुई थी, रजिया उनके पास जाती है लाल वस्त्र पहन के। और मैंने बोला था कि लाल वस्त्र क्यों पहनते थे, जिसको भी न्याय पाना होता था वो न्याय की गुहार लगाने के लिए, ठीक है, न्याय की गुहार लगाने के लिए लाल वस्त्र पहन के जाता था। तो रजिया ने क्या किया, जब ये विद्रोह को दबाने में व्यस्त था, रजिया जनता के सामने जाती है लाल वस्त्र पहन के और न्याय की अपील करती है। रजिया बोलती है कि देखो जो रुकनुद्दीन है उसकी जो माँ है वो पूरे राज्य में क्या कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। उसने इल्तुतमिश के छोटे बेटे को क्या कर दिया, अंधा कर दिया और उसकी हत्या करवा दी। बोलने का मतलब है जनता के सामने वो सारी बातें रखती है जो उस समय क्या होता है राजतंत्र के अंदर चल रहा होता है। तो रजिया की बात सुन के जो जनता है वो रजिया के फेवर में आ जाती है। बोलने का मतलब रजिया के पक्ष में आ जाती है। रजिया इनसे वादा करती है, जनता से रजिया वादा करती है कि अगर मैं सुल्तान बन गई तो मैं राज्य में शांति व्यवस्था क्या करूंगी, स्थापित करूंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जनता थी, जनता रजिया के फेवर में आ जाती है और जनता क्या करती है, विद्रोह कर देती है। और ये जब जनता विद्रोह करती है तो ये जनता कहाँ जाती है सीधे, ठीक है, सीधे दिल्ली में जो ठीक है इनका महल था उस महल में एंटर कर जाती है। अब जैसे ही ये जनता महल में जाती है तो वहां ये जनता क्या करती है, जो शाह तुर्कन है उसको बंदी बना लेती है। और जैसे ही शाह तुर्कन को बंदी बनाया जाता है, इस बात की खबर किसको मिलती है, इस बात की खबर रुकनुद्दीन को मिलती है। तो रुकनुद्दीन कहाँ लौटता है, दिल्ली वापस लौटता है। जब रुकनुद्दीन दिल्ली वापस लौटता है तो रुकनुद्दीन को भी क्या कर दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब इनको बंदी बना लिया जाता है तो कुछ समय बाद रुकनुद्दीन की भी हत्या करवा दी जाती है। और रुकनुद्दीन का जो शासनकाल रहा वो मात्र क्या रहा, 6 महीने 18 दिन का शासनकाल रहा। और इसके बाद सत्ता में कौन आ जाती है, रजिया आ जाती है। तो जो ओवरऑल टाइमलाइन चल रही है, ओवरऑल टाइमलाइन ऐसे चल रही है कि सबसे पहले कौन आया, इल्तुतमिश आया। ठीक है, इल्तुतमिश मीन्स की क्या होता है, एक वैधानिक सुल्तान बनता है। इल्तुतमिश के बाद कौन आता है, रुकनुद्दीन आता है। रुकनुद्दीन का जो शासनकाल था वो ठीक है 6 माह और 18 दिन का रहा। फिर रुकनुद्दीन के बाद जो आएगी वो कौन आएगी, रजिया। तो रजिया जो है, ठीक है, रजिया को हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो एक बार सिर्फ 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। तो है क्या कि इल्तुतमिश मर जाता है। उसके बाद जो शासन करता है वो कौन करता है, रुकनुद्दीन शासन करता है। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था। तो ये सत्ता किसके हाथों दे देता है, अपनी माँ शाह तुर्कन के हाथों दे देता है। शाह तुर्कन कौन थी, एक दासी हुआ करती थी। ये शाह तुर्कन क्या करती है, ठीक है, राजमहल के अंदर और
पूरे राज्य में षड्यंत्र करना स्टार्ट करती है और ये इल्तुतमिश के छोटे बेटे कुतुबुद्दीन को भी क्या करती है, अंधा करके मरवा देती है। तो ऐसे में क्या होता है, अलग अलग जगह पे विद्रोह होने लगते हैं। कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो रुकनुद्दीन जब इन विद्रोहों को दबाने के लिए जाता है तो उसी बीच क्या होता है कि रजिया जनता के बीच एंटर करती है, ठीक है, लाल वस्त्र पहन के, और न्याय की अपील करती है। वो जनता को समझाती है कि राजतंत्र के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, जिससे जनता क्या होती है, रजिया के फेवर में आ जाती है। और ये जनता क्या करती है, विद्रोह कर देती है और राजमहल पे कब्जा कर लेती है। और शाह तुर्कान को क्या होता है, बंदी बना लिया जाता है। और साथ साथ ही क्या होता है, जब रुकनुद्दीन वापस दिल्ली पहुंचता है तो उसको भी क्या होता है, बंदी बना लिया जाता है, जहां कुछ समय बाद क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रजिया क्या होती है, सुल्तान बनती है। और रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।